नमस्कार सभी सर्जक मित्रों और साहित्यानुरागियों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों सितांशु ईश्वरचंद्र जी पर आधारित एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है और उस श्रृंखला की यह चौथी कड़ी है। हमारी कोशिश है कि हम सितांशु जी के लेखन और उनकी सर्जना के विविध आयामों को यहाँ पर रख सकें। हमारे एक अतिथि वक्ता को जोड़ने में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे शीघ्र ही हमारे साथ होंगे। आज का जो हमारा पैनल है, उसमें कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो गुजराती साहित्य से और अन्य विधाओं में निरंतर रचनारत हैं। और ये सभी लोग अलग अलग पीढ़ियों से आते हैं और जो इनमें एक सामान्य बात है, जो एक कॉमन फैक्ट है, वह यह कि ये सभी सितांशु जी के लेखन से भली भांति परिचित हैं और उसके विभिन्न आयामों पर आज यहाँ बात करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं आदरणीय सतीश व्यास जी, कमल वोरा जी और पीयूष ठक्कर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रवीण पंड्या जी अभी कुछ देर में जुड़ जाएंगे। हम यह उम्मीद करके चलते हैं और सर्वप्रथम इस सीरीज में वक्तव्य के लिए हमारे साथी पीयूष ठक्कर जी को आमंत्रित करते हैं। और यह भी देखिए कितनी रोचक और महत्वपूर्ण बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रहते हुए अपना काम कर रहे हैं। कमल वोरा जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, पीयूष जी बड़ोदरा से जुड़े हुए हैं, सतीश व्यास जी अहमदाबाद से और प्रवीण जी भोपाल से, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। तो यह पूरे देश का एक मानचित्र उभर कर आता है और हम लोग आज सितांशु जी के साहित्य पर या उनके जन्मदिन के बहाने साहित्य की प्रासंगिकता पर, उसकी जरूरत पर बातचीत करेंगे। पीयूष ठक्कर जी। अपने माइक को ऑफ कर ले, अपने माइक को ऑन कर ले। हाँ, सॉरी जी। नमस्ते। आदरणीय सितांशु जी के 80 वर्ष पूरे होने पर जनसुलभ पुस्तकालय द्वारा आयोजित यह उपक्रम सराहनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय है। संस्कृति कर्मी कवि अर्पण कुमार की कर्मठता को साधुवाद। आज इस मंच से दोबारा बात करने का अवसर मिला है। पहले अवसर पर दिवंगत लेखिका ज्योत्सना मिलन के बारे में बात कर रहा था। वह एक दूरी से नजदीकी तय करने की यात्रा थी, एक धुंधलके से चेहरा तराशने की बात थी उसमें। अब की बार बहुत पास से कुछ मुकम्मल दूरी तय कर एक विराट भित्ति चित्र के सकल पहलुओं को अवलोकने की बात है। एक दुस्साहस भरा प्रयोजन है। यह चित्र जितना जनमार्ग से देखा जा सकता है, उससे कहीं अधिक भीतर अंधेरे में लिपा हुआ है। आशा करता हूं कुछ बात कर पाऊं। मेरा सौभाग्य है कि अपने समय की कुछ विराट महाप्राण प्रतिभाओं के संपर्क में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और उनका निर्व्याज स्नेह भी मिला है। चाहता हूं मेरे जीवन वक्तव्य में उनके आशा अरमानों को कुछ अर्थ दे पाऊं। कहां से शुरू करूं मेरे बात? 22 वर्षों ओके। कहां से शुरू करूं मेरी बात? 22 वर्षों के बहुत कुछ सघन निकट परिचय का ब्यौरा देने के लिए यह प्रसंग, मंच और माध्यम अपर्याप्त है। तो फिर किसके बारे में बात करूं? एक कवि के बारे में, एक शिक्षक के बारे में, एक आलोचक के बारे में, एक नाट्यकार के बारे में,
एक अनुवादक के बारे में, एक संपादक के बारे में, एक संयोजक के बारे में, एक जुझारू संस्कृति कर्मशील के बारे में, एक नितांत निजी व्यक्ति के बारे में या एक नितांत निजी संबंध के बारे में। जानता हूँ पिछले 2 दिनों से हम उनके कवि नाट्यकार के अलग अलग पहलुओं के बारे में सुन रहे हैं। हमारे मनोलोक पर उभरती एक रम्य छवि को हम बड़े आनंद और आदर से विलोक भी रहे हैं। मेरे इस वक्तव्य में अपनी बात रखते हुए उनके व्यक्तित्व की थोड़ी बहुत झलकियां रखने की कोशिश करूंगा। 19-20 की उम्र में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। विज्ञान का कमजोर लाचार विद्यार्थी था तब, और चित्रकला और कविता के बीच बटा हुआ था। तब उन्होंने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मेरे बड़े भाई को समझाया कि मुझे मेरे पसंद के विषय में पढ़ाई करने में मुझे सहयोग दे, और इस तरह मैं चित्रकला का विद्यार्थी बना। कैसे हैं हमारे सर? उन्हें सर से अब आगे संबोधित करूंगा। आज इस मौके पर हमें सुनने के लिए उनके कई विद्यार्थी गुजरात के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हैं। मेरी बात में उन्हें अपनी बात होती हुई जान पड़ सकती है। सर से बात करते हुए हमें एक आत्मीय व्यक्ति से बात करने का एहसास होता है। कैसे किसी के साथ गरिमा से बात की जा सकती है, उसकी तालीम मिलती है, जाने अनजाने। चाहे वह साहित्य के पहलू हो या कविता हो, एक इक्वल के दर्जे से वे हमारी बात सुनते हैं और संवाद करते हैं। चाहे कभी रूबरू उन्हें अपनी रचना सुनाई हो या ईमेल से भेजी हो, सर अपना प्रतिभाव जरूर देते हैं। एक सहलेखक के तौर पर चर्चा करते हैं। उनसे बात करते हुए हायरार्की नहीं रहती, बात रहती है और उसके पहलू रहते हैं। मिलने पर अन्य कवियों की कविता का पाठ कर सुनाते हैं। इस तरह गुजराती कविता, भारतीय कविता और विश्व कविता के द्वार हमारे लिए खुलते हैं। वह जब गुजराती के दिवंगत कवियों को याद करते हैं, उनकी कुछ एक पंक्तियों को लेकर जब बात करते हैं, तब अपनी भाषा के ऐश्वर्य का पता चलता है और हमारी अपनी लेखनी में हमें परंपरा के बीच झिलमिलाते नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले सहज रूप से वाग्मिता और वागाडंबर के बीच के अंतर को मैंने जाना, जब वह कुछ लेखकों के शैली विशेष के बारे में बात कर रहे थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपनी कुछ एक रचनाएं उन्हें सुनाने गए हो और उसमें शायद एकाध ही सुनाकर वापस आए हों। अपनी ही रचनाओं की कई ऐसी बातें अपने आप हमें दिखने लगती हैं जिसे हम अप्रस्तुति नहीं बल्कि जिसमें छद्म कविताईपन छिपा हुआ हो। कविता क्या नहीं होती है और कविता की संभावना कहाँ है, उसके बारे में उनसे, उनकी छोटी टिप्पणियों से, उनके हमारी अपनी कविता के पाठ से हमें पता चलता है, एहसास होता है। मुझे याद है मेरी पहली छपी कविता देखकर उन्हें और उनकी बेटी व मेरी बड़ी बहन अनूठी कवि विपाशा को कितना आनंद आया था। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने जिन रचनाओं की आलोचना की हो उसे ही हमने किसी पत्रिका में भेजी हो और वह छपी भी हो। उन्हें लेकर कभी उन्होंने कचोट नहीं बताई बल्कि उसे सेलिब्रेट किया हो। ऐसा हुआ है। गुरु बनना, बड़े दिखना वगैरह से उन्हें गहरी वितृष्णा है। तभी वह तारा जोया जैसी 2 पीढ़ियों के बीच के गहरे अनुबंध की अनुकंपा भरी कविता लिख सके हैं। हाल ही में उन्होंने अतुल डोडिया की नई चित्र श्रेणी स्टेमर इन द शेड पर लिखी कविता तत तोतड़ाओ, एक रचना अतुल डोडिया माटे में पास्ट मास्टर्स का मखौल उड़ाया है। कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, मूल गुजराती में ही पढ़ता हूं। शिपरेक कराओ प्रोस्पेरो, जलाયેલી જીભના જાદુગર, મને સાંભળવા દે એરિયલ થઈ આકાશેથી, કેલિબાન થઈ પાતાળેથી, કે કેવો તોતડાએ આખોએ દરિયો, હિપકે ચડેલો તોફાનના તમાચાઓ ખાતો, તોતડો પોતાના પાણીને ને કાંઠાના ખડકોને અને કન્વેન્શન્સ ઓફ કલાઓને બહુ દૂર થઈ રૂપાની નદીઓમાં સોનાની નાવડીઓ, શિપરેક કરાવ અરબી સમુદ્રમાં, કાળો રાખોડી તપખીરી ઘડાક ઓ એકલ મંક બાય ધ सी, ને ચેતવજે મને ઓ નિત્ય નવજુવાન ગોરખનાથ, જો હું બની જવા લાગુ વિદ્વાન વાચાળ વર્ણાગી આજનો ગુજરાતી કવિ। ક્યારેક આ 80 પછી જો હું એ ગાવા લાગુ ગીતો, મારવા લાગુ માસ્ટરી, તો તું તુરતો તુરત તમામ ક
काम त्यजी उधड़ के आवजेज अत अत अतुल ने કરીને बताड़जे के कई रीते तो तोड़ावो। उनकी तारा जोया कविता में चाचा और भतीजे के बीच का संवाद है, गुजराती में जिन्हें काका कहते हैं। इस कविता में सौंदर्यानुरागी गांधीवादी साहित्यकार काका कालेलकर का संदर्भ भी अनायास जुड़ता है। पहाड़ी अंचल में काका और भतीजा है और काका अंधेरे आकाश में भतीजे को तारे दिखा रहे हैं, लेकिन भतीजे को अपनी आंखों से तारे देखने हैं और मनचाही दिशा को ताकना है, और वह काका को शांति से कहता है शट अप। काका भी समझदार है। गांधी विचार की लोक प्रचलित जड़ता नहीं बल्कि अनुकंपा, अन्य को समझने का खुलापन सामने आता है। अंत की 4 पंक्तियां है और मेरा मोटा अनुवाद है। चाचा हट्टे कट्टे, ऊंचे और पहलवान, चाहते तो एक धक्के से मुझे गिरा देते, लेकिन वह समझे। हम दोनों ने उस पूरी रात क्या तो तारे देखे, बस तारे। यहां पर उनकी युवा समय की मगन श्रेणी की रचनाओं का स्मरण हो आता है। उसमें कैसे लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने व्यंग्यपूर्ण निरूपण किया है। आज भी कभी कविता लिखने पर सहज ही उन्हें सुनाने का मन करता है और दौड़ा चला जाता हूं। जानता हूं उनके सुन लेने से मेरी कहीं अधूरी अधपकी कविता का मोक्ष हो जाएगा। हाँ, एक और बात, उन्होंने बड़े लगाव से हम कई नई पीढ़ी के कवियों की कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बहुभाषी मंचों से हमारी अपनी कविता का यथोचित चेहरा दिखे, उसका उन्होंने भरसक ध्यान रखा है। यहाँ इस उनके कविता शिक्षक पहलू के बारे में अपनी बात समेटने से पहले और एक बात जोड़ लूं। कई बार देखा है, खुद महसूस किया है कि साहित्य के किसी कार्यक्रम में आप गए हैं, कुछ लोगों से आप परिचित हैं पर अकेले बैठे हैं, और सर भी संयोग से वहां पर है। सर आपसे बात करने आपके साथ बैठने चले आएंगे, और वह जब आपका परिचय कराते हैं तब आप भी अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आज जब भी मैं पढ़ाता हूं तब अपने साथी विद्यार्थियों से अनायास ऐसा ही बर्ताव मुझसे हो जाता है। आगे मैंने उनके 4 संस्थानों के साथ जुड़े संबंधों के बारे में बात की है। 4 संस्थानों से जुड़े उनके काम को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूं। वह साहित्य अकादमी के कन्वीनर रहे, गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख रहे और फारबस गुजराती सभा एवं बलवंत पारेख सेंटर के ट्रस्टी हैं। नवोन्मेष भरा उनका अभिगम सराहनीय रहा है। जिन्हें वह लिटरेरी कल्चर कहते हैं, उसे बनाने में, उसे बदलने में उनकी जुझारू कर्मशीलता का मैं बहुत निकट का साक्षी रहा हूं। अपने सरोकारों में लिटरेरी कल्चर की उनके लिए बहुत अग्रिमता है। कम रिसोर्स के चलते भी उन्होंने बहुत कल्पनाशील आयोजन किए हैं। एक भाषा, एक समाज अपने पुरखों को कैसे याद रखता है और उन्हें कैसे याद रखना चाहिए, उसके उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन कर प्रमाण दिए हैं, मॉडल प्रस्तुत किए हैं। हमारे महाकवि प्रेमानंद हो या ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि राजेंद्र शाह हो, उनको लेकर आयोजित कार्यक्रम एक नगर नहीं बल्कि वह अंचलों, नगरों को जोड़ती एक सांस्कृतिक मुहिम थी। विभिन्न अंचलों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न लोक संस्कारों से उन्होंने नदी, रण, पहाड़ के भौगोलिक आयामों को लेते हुए कार्यक्रम रचे और कच्छ से लेकर मुंबई इलाके को एक सूत्र किया। ऐसे ही एक आयोजन में आदरणीय कवि अरुण कमल जी गुजरात आए थे और उनके संग हमने अनेक नगरों कच्छ, भुज, अहमदाबाद, नडियाद और आनंद का काव्य प्रवास किया था। हर नगर के कवियों के साथ उनका काव्य पाठ संवाद आयोजित किया गया था, जिसका एक सुफल अरुण जी की कविता कबूल, जो उन्होंने उस प्रवास के दौरान गाथाकार गोवर्धन राम त्रिपाठी के घर की स्मृति में लिखी और पढ़ी थी। उस कविता की आरंभ की कुछ पंक्तियां। हे कवि, हे गाथाकार, तुम्हारी चौखट पर माथा टेकता कबूल करता हूं निसंकोच
कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया, जाना ही नहीं। यह कविता अरुण जी के 2019 में प्रकाशित काव्य संग्रह योग फल में संकलित है। आप देखिए कि यहाँ जो आदान प्रदान है वह कितने अप्रत्याशित रूप से संवेदनों का प्रत्यारोपण है। सर ने गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख रहते हुए परिषद में रणजीत राम बावाभाई मेहता की कल्पना विस्तारने का प्रयास किया। साहित्य को अन्य कलाओं से एवं अन्य ज्ञानापार्जन के माध्यमों से जोड़ने का प्रयास किया। मात्र नियत साहित्य स्वरूपों में साहित्य सृजन करने वाले ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से वाङ्मय की रचना करने वालों को ससम्मान आमंत्रित किया। केतन उन्हें मंच दिया। यहाँ पर लॉर्ड भिखू पारेख आते हैं, श्रीमती इला भट्ट आती है, फिल्मकार केतन मेहता आते हैं, वास्तुकला के अग्रणी बालकृष्ण दोषी के आसपास चर्चा होती है और चित्रकार अतुल दोडिया भी पाए जाते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में कोरोना का महासंकट भी फैला। उन्होंने अपनी घरबंदी में रहते हुए भी हर 15 दिनों में एक छोटी सी मंडली को साथ लेते हुए नोरवेली महक नाम से परिषद की वेबसाइट पर ई पत्रिका रखी, जो पूरे 17 अंकों तक लगातार बनी रही। लोकमानस में एक साहित्य की संस्था कैसे अपनी उपस्थिति सृजनात्मक रूप से बनाए रख सकती है, उसका यहाँ पत्रिका एक प्रमाण बनती है। इस पत्रिका की विविधतापूर्ण सामग्री देखते बनती है। इसी पत्रिका के चलते सर का निजी संवाद ईमेल से युवा लेखकों से बना, जो उन लेखकों कवियों को लिखे ईमेल के रूप में उनकी निजी धरोहर बना रहेगा। हमारे साथ इसी एक युवा लेखक जुड़े हैं, गुरुदेव प्रजापति, एक छोटे से कस्बे से है। उनकी कई रचनाएं उसमें छपी और आज उन्होंने अपनी भी एक हाइकू की पत्रिका ई पत्रिका शुरू की। 2006 से 1865 में स्थापित फारबस गुजराती सभा की 86 वर्षों से प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका फारबस गुजराती सभा त्रैमासिक के वहां 2006 से संपादक है। हर अंक अपने आप में एक एकम है। हर अंक में विचारों के विशिष्ट पहलू उजागर होते हैं। उन्होंने न केवल पत्रिका को संपादित किया, बल्कि अपने संपादकीय में अपने समय की निरीक्षा को, सृजनात्मकता को वैचारिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। आज उन्होंने हमारी भाषा के कुछ युवा लेखकों को उस पत्रिका के संपादक मंडल में जोड़ा है और संवाद किन्हीं कुछ आयामों से जारी है। इस बात को यहाँ पर समेटते हुए आगे फिर लौटता हूँ कविता की ओर। 4 काव्य संग्रह के अलावा भी ढेरों कविताएं उनकी नोटबुक्स में बंद पड़ी हैं। कुछ एक का श्रोता होने का मुझे लाभ मिला है। सिर्फ छपे हुए को ही ले तो क्या कुछ नहीं है इनमें। अपने समय की पड़ताल है, अपनी व्यापक कविता कला परंपराओं से मुठभेड़ है, कविता लिखने के परंपरा से अर्जित विभिन्न डिवाइसेस है, अपने बदलते मिजाज का लेखा है, प्रश्नाकुल कवि की छटपटाहट है, तो शांत संवाद भी है। विभिन्न स्तरों से जीवन जगत को देखने के परखने के प्रयास है। आप अगर मात्र विषय प्रश्नों को लेकर चले तो भी कितने बनेंगे। यहाँ मिथक है, जटायु, हनुमान, प्रहलाद, शबरी, कृष्ण, सिंह वाहिनी में शारदा। पर्यावरण है, जल के विभिन्न रूप से अपने विभिन्न आयामों के साथ जल यहाँ प्रस्तुत है। जल स्तोत्र और विश्वामित्री नदी पर की गई कविताएं हैं। सामाजिक राजकीय वक्तव्य है। हो चिन मिन, चे गुवेरा, वखार, यूसुफ मेहर अली, एक्सक्यूज मी, दूध, सांडू का सिंह सड़े, इब्राहिम रुगोवा, पनुन कश्मीर, बामियान बुद्ध। तो निजी में परिवार एवं मित्रों पर बेनमून रचनाएं हैं। बेटी विपाशा पर लिखी कुछ बहुत संवेदनशील कविताएं भी है। तो अपने से बातचीत करती रचनाएं हैं, अड़ोअड़, महाभोज वगैरह। कविता लेखन पर लिखी कविताएं भी यहाँ याद करता हूँ। इस सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर लिखी मृत्यु कविताएं अगर देखें, जैसे मृत्यु एक सरियल अनुभव और मृत्यु एक द्रुत विलंबित चर्या की थी, तो एक विदग्ध कवि के बदलते मिजाज को देखा जा सकता है। एक में मृत्यु एक कंस्ट्रक्ट है, वह नाट्यात्मक रूप से प्रस्तुत होती है कविता, और दूसरे में प्रशम स्वीकार है।
एक वास्तविकता है। उस कविता की कुछ पंक्तियां। भिड़ाएल एक मुट्ठी खुलशे, हसे हथेળી પછીની પડે, એમાં સુંદર સુનકારનું ઝલમલ ઝલમલ રત્ન ઝૂલશે. મુઠ્ઠી ગઈ ક્યાં પૂછે બાવરા, મુક્તિ મળી ગઈ રટે બાવરા. મળવા મેળવવાને માટે કોઈ મળે નહીં, કળવાનું કશું નહીં, કોઈ કશું કરે નહીં. બધું ખાલી ખમ હશે, શાંત એકદમ હશે. करम के कृपानी वात करनार कोई, काने धरनार कोई, कोई कहता कोई कशे, हसे नहीं पछी कौन करशे. मरनार कोई नहीं पछी कौन मरसे, पछी न कोई कशाने अड़शे, पंच स्कंद से छूटा पड़शे. अंत में प्रिय कवि चंद्रकांत देवताले जी के शब्दों का सहारा लेते हुए ये कह सकता हूं कि इस व्यापक विराट वितान को थामे एक औरत शायद शताब्दियों से खड़ी है. वह है हमारी मैडम अंजनी मेहता, जिनके बारे में सर ने अपने दूसरे संग्रह की अर्पण पंक्ति में लिखा है, शांत वीरताए उजड़ी जिंदगी ने अंजनी ने. और एक कविता भी लिखी पत्नी ने, जिसका पिछले दिनों उल्लेख भी हुआ है. इस कविता का गुलजार जी का किया अनुवाद पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं. संयोग से आज गुलजार जी का जन्म दिवस भी है. पत्नी के लिए. सुई धागा लो, मेरी कुर्ती को रफू की जरूरत है. खिड़की से लगे मोढ़े पर बैठो, सूरज की रोशनी पड़ती रहे गीले बालों पर, और बैठो इस अंदाज से कि मैं बंद आंखों से देख सकूं तुमको. नीली फिरकी लो, अपने होठों पे फेरो और धागे का रंग बदल दो. कुर्ती का कपड़ा घुटनों पे रख के सीधा करो, ध्यान से देखो. केन की डिबिया खोल के एक बटन चुन लो और देखो मुझको. धागा, घुटना, कुर्सी, कुर्ती, खिड़की, बटन और धूप और मैं सब एक लगेंगे इस वक्त. मगर जो सबसे जरूरी मेरे लिए है, सुई धागा लो और कुर्ती रफू करो. उसी श्रेणी की दूसरी कविता. मेरी ऐनक कहीं गुम है, जरा देखो, ज्यादा पूछो मत, कुछ याद नहीं है. मैं इससे पहले कुछ न पढ़ रहा था, तुम्ही को देख रहा था मैं कुछ पहले, कि चढ़ के सीढ़ियां ऊपर गई थी, वहां से बाएं जानिब मुड़ गई थी. बिना ऐनक में इनकी इतनी दूर तक भी देखता कैसे. हजारों काम है तुमको समझता हूं बिना ऐनक के, लेकिन अब उसे ढूंढूं भी तो कैसे. बताओ तुम, ज्यादा बोलो मत, हजारों काम अपने छोड़ो और इधर आओ. वहीं होगी वो सीढ़ी पर, चलो देरी करो मत. अगर ऐनक मिले आते हुए तो लेते आना. ज्यादा पूछो मत, बस ढूंढो और पहना दो लाकर. और उसके बाद तुम अपने हजारों काम कर लेना इसी कमरे में, लेकिन कि तुम दिखती रहो मुझको. तो सर को 80 वर्ष पूरे करने पर बहुत बधाई, हमारा प्रणाम, और मैडम को भी हमारा प्रणाम. अर्पण जी धन्यवाद. धन्यवाद पीयूष जी, और एक अच्छी प्रस्तुति के लिए. और जिस तरह से आपका यह आलेख उनकी रचनाओं पर और उनके साथ जो आपके संस्मरण हैं, जो मीठी यादें हैं, उन पर केंद्रित रहा,
उससे निश्चय ही हम सभी लोग जो है आनंदित हुए और सितांशु यशस चंद्र जी के साथ आपके लगाव को भी कुछ और बेहतर रूप में समझ पाए। यह भी क्या एक सुखद संयोग है जिसकी ओर आपने इशारा किया कि आज गुलजार जी का जन्मदिन है और आपको और आप सभी लोगों को, हमारे मित्रों को ध्यान होगा कि जब सितांशु जी को सरस्वती सम्मान दिया जा रहा था तो यह सम्मान गुलजार जी के ही द्वारा दिया गया था। दिल्ली में वह कार्यक्रम हुआ था और उसमें गुलजार जी के साथ संविधानविद सुभाष कश्यप जी भी थे। तो आज गुलजार जी का जन्मदिन है, कल सितांशु जी का है, तो आपने एक अच्छी और प्रासंगिक बात भी यहां पर रखी। एक बात और जो आपके इस वक्तव्य में महत्वपूर्ण है और हमारा ध्यान खींचती है वह यह है पीयूष जी कि कैसे कोई बड़ा लेखक या कोई वरिष्ठ लेखक जब अपनी युवतर पीढ़ियों को साथ लेकर चलता है, उसे परिमार्जित करता है, उसे रचनात्मक क्रियाकलापों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और कई बार जब वह एकांत में है तो वहां स्वयं उसके पास आकर बैठता है, तो जो इस तरह का बड़प्पन देता है, तो ऐसे जो पक्ष हैं किसी रचनाकार के जिसमें मनुष्योचित जो उष्मा है उसके भी हमें तत्व दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी इस सार्थक वक्तव्य के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवीण पंड्या जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य दें। प्रवीण जी। नमस्कार। सितांशु भाई को 80वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैंने उनको जो है वो 3 डायमेंशंस में देखा है। एक मैंने उनको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में देखा है, बहुत दूर से, जब मैं 18-19 साल का था और कविता लिखना मैं सीख रहा था। और एक ऐसा समय था हमारी भाषा में, गुजराती में, कि एक तरफ जो है वो उर्मी कविता की बाढ़ आई थी, गीत और गजल। यानी नया कोई भी कवि अगर लिखना शुरू करता है तो वो या गीत लिखता है या गजल लिखता है। लेकिन विचारपूर्ण कविता जो है, जो विचार को साथ लेके चले, ऐसी कविता है जो है, उसका दौर जो है एक अलग दौर, उमाशंकर तो थे ही, लेकिन एक अलग दौर जो मॉडर्निस्ट पोएट्स का शुरू हुआ, उसमें सिद्धार्थ भी जो है वो सबसे आगे। और हम जैसे जो जितने भी यंगस्टर्स थे वो उस वक्त उनसे काफी प्रभावित हुए थे। और वो इसलिए कि हर बड़ा, हर मेजर पोएट वो वक्त की नब्ज पे हाथ रख के बात करता है अपनी कविता में। आपको उनकी कविता में जो है वो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय चेतना जो है वो दिखाई देती है। आपको पता चलता है कि वेयर इज डैमेजिंग ह्यूमैनिटी बाय व्हिच एलिमेंट। कवि उन एलिमेंट्स को पकड़ता है, उसको लेकर बात करता है। मुझे याद है कि हम लोग जटायु कविता से इतने प्रभावित हुए थे। ये मेरा और सितांशु भाई का जो दिल से पहला परिचय हुआ वो जटायु से। और हम ये सोच रहे थे कि अरे ये तो हम लोगों की विजन है, हम लोगों की बात है। 75 के इर्द गिर्द जो हमारी जनरेशन यंग हुई, उनके लिए जो है बड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि गांधी युग जो है वो समाप्त हो चुका था। वो पूरा का पूरा जो आदर्शवाद था वो इतना खोखला हम लोगों को लग रहा था। हम लोग अपने सामने देख रहे थे कि सिस्टम कैसे चल रहा है और उसमें यंगस्टर्स जो है वो उनके क्या मसले हैं, उनके दिल में क्या बातें हो रही है। और तब जो है वो सितांशु भाई के
जटायु और जटायु की कविताएं आती है, वो चेगवेरा को लेकर आते हैं। और चेगवेरा के बारे में जो कविता उन्होंने लिखी है उसमें वो कहते हैं कि छिपे पानी में बाढ़ बन के प्रकट होते हैं गुरिल्ले। तो एक चेगवेरा का नाम, एक होची मिन्ह का नाम हमारे सामने आता है। और तब तो ये नहीं था कि चलो गूगल बाबा से पूछे कि चेगवेरा कौन है, होची मिन्ह कौन है। तो हम लोग जो है होची मिन्ह और चेगवेरा के बारे में जानने के लिए जो है वो बड़े उत्सुक होते हैं। ऐसे समय में जो है होची मिन्ह का संघर्ष जो है वो उनकी कविता में आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वह कविता जो है वो शब्द से नहीं, साउंड से चलती है, ध्वनि से चलती है। टैंकत टैंकत टैंकत। उन दिनों सितांशु जी इस कविता का पाठ करते थे तो हम वो बड़ी मुग्धता से सुनते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि हमको हमारी सारी जो अंदर की बातें थी वो सब उसमें ध्वनित होती सुनाई देती। तो ये सितांशु जी को बहुत दूर से मैंने देखा है। ऐसे ही उनकी जो कविता है वो जटायु है, जटायु संग्रह में अगर आप घेरो कविता देखें, यानी चारों ओर से घिर गए हैं और घेरने वाले और जो गिर गए हैं। अगर आज भी आपको कविता पढ़े तो आपको उसमें काबुल का संघर्ष भी दिखाई दे। ये बड़े कवियों की एक खासियत ये होती है कि वो किसी भी समय में आपको प्रासंगिक लिखते हैं। और उसमें ये है कि वो जो घिर चुके हैं वो और जो घेरने वाले हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानने भी लगते हैं और दोनों थके हुए हैं युद्ध से। ये स्थिति है। तो उस वक्त का पूरा दौर जो है वो सितांशु भी उनकी कविता में जो है वो हमको देखने को मिलता है। एक चीज और जो मैंने देखी है बड़े कवियों को जो पढ़ते आप सबको ये अनुभव होगा कि आने वाले समय को वो बहुत पहले से भांप लेते हैं। उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है मनुष्य जात। तो मुझे बराबर याद है कि 92 आते आते उनकी कविता में जो बदलाव आता है। सिंहवाहिनी स्तोत्र नाम की कविता आती है। स्वरूप की तरह से अगर आप देखें तो स्तोत्र जो है वो हमारा एक पुरातन फॉर्म है। उस फॉर्म में वो उस वक्त का जो आप समझ लीजिए कि परिवेश है, संघर्ष है, उसको लेकर आते हैं और कहते हैं कि मयूर पर से उतर शारदा, सिंह ऊपर चढ़, गर देव ही दानव है तो तू आगे बढ़। यानी ये पूरी कविता अगर आप सुने तो उस पूरी कविता में जो है शिक्षा, संस्कृति और साहित्य, इसके ऊपर जो एक राजनैतिक दबाव बढ़ रहा है और राजनीति किस हद तक हावी हो रही है इन सारे क्षेत्रों में, उसका जायजा जो है हमें सितांशु की कविता देती है। साथ साथ हमें ये बताती है कि भैया अब जो है समझदार और लड़ने के लिए तैयार है। उसी कविता में एक जगह आता है कि कुलपति पद की जो है वो नीलामी होती है और कण्व के आश्रम में जो है वो राजा प्रवेश करता है और कहता है कि जो भी खान पान है वो तो दे, लेकिन शकुंतला सादर कर। यानी आप देखिए अब वो चीजें जो है वो होता है तो उसका सारी इन कविताओं में रिफ्लेक्ट होती है। मैं सभी कविताओं की बात नहीं करता, मुख्य रूप से जो प्रतिनिधि कविताएं हैं और वो भी मैंने कुछ पसंद की है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो फिर से एक चेंज आता है और वो चेंज 2002 के आसपास आता है, जब एक तरफ से जो है वो आपको चारों तरफ गांधी 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 सुनाई देता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है
कि कौन सा गांधी। और तब जो है दूध नाम की एक कविता सितांशु भाई की आती है, और उसमें वो, हालांकि ये इंस्टेंट अनुवाद अभी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझसे कोई शब्द गलत भी आ जाए, लेकिन उसमें जो चीज आती है, जो कविता शुरू होती है, तो वो कहते हैं कि किस बकरिया का दूध पिएगा गोंधीड़ा, और कौन सा गुट जीतेगा जुट गोंधीड़ा। यानी गांधी के नाम से इतने गुट बने हैं और उनके बीच होड़ मची हुई है, और उसमें बकरी फंसी है, और ये बकरी जो है वो इस देश की जनता का प्रतीक है। अब इसके बाद भी आगे ये सितांशु भाई है, रुकते नहीं है। हम रुके हुए हैं एक जगह, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको 12 के आस, आई थिंक 12 हो सकता है, सतीश भाई माफ करें मुझे, क्योंकि साल और ये सब मुझे बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन ये इर्द गिर्द की बात है कि जब बखार कविता, इस कविता में जो है उसका प्रेजेंटेशन जो है वो थिएट्रिकल है, क्योंकि अब जो है एक थिएटर शुरू हो चुका है, एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस चल रहा है सब जगह, और उसमें ये कविता है, और ये कविता पूरी की पूरी डायलेक्ट में है, और वो भी दलितों की डायलेक्ट है। और उसमें बात ये है कि एक गरीब बस्तियों के बीच में जो है वो किसी ने गोदाम खोल दिया है, और उसमें पता नहीं कैसी कैसी एक्टिविटीज चल रही है। तो इसके 4 अलग अलग खंड है, लंबी कविता है। एक खंड में जो है ये बस्ती वाले लोग जो है सरकार के प्रतिनिधि के पास जाते हैं, और उनसे जो है हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि साहब इस वखार का कुछ करो, क्या ऐसी इल्लीगल बन गई है और हमको परेशानी होती है। फिर दूसरा खंड आता है, उसमें गवर्नमेंट प्रतिनिधि जो है वो उसका मुआयना करने आते हैं, और मुआयना करने आते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये तुम्हारी बस्ती जो है वो इलीगल है। देखिए, जो फरियाद लेकर के है, जो फरियादी है उसको आरोपी बनाया जाता है, और उसको कहा जाता है कि तुम यहाँ के निवासी ही नहीं हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा नाम भी नहीं है, और ये गोदाम तुम्हारा था, पहले से था, और अभी है और रहेगा। तो सब थोड़े नासुपास होते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं, लेकिन दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। और इसका अंत यह है कि जनता खुद जो है वो उसका फैसला कर देती है, और उस गोदाम को जो है वो नष्ट कर देती है। यानी देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज जो है आरंभ से लेकर जहां वो हमारे जागवेरा की कविता लेके आते हैं, वहां वखार लेके आते हैं, तो सितांशु भाई के पहले का दौर जो है वो गांधी जी के आज्ञा है, नॉन वायलेंस, प्रोटेस्ट करो लेकिन चुपचाप प्रोटेस्ट करो, ऐसे। लेकिन ये नहीं है, बात का समय इतना बदल गया है कि अब ये कहा जाता है, हमारे कवि ये कहते हैं कि अब आपको प्रोटेस्ट करने के अपने तरीके जो है वो बदलने पड़े। सितांशु भाई को जो है वो उनकी कविताओं से जो है वो मैं पहले जानने लगा, और फिर व्यक्तिगत रूप से तो मैं बहुत बाद में, मैं जब मेरे ख्याल से 40 पार कर चुका था, तब उनके परिचय में आया, और तब मैंने उनको देखा। यानी जिसको कहते हैं कि अब मैं कहूँगा कि क्लोज आया मैं, और क्लोजअप में उनको मैं देख रहा हूँ, जो लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में देखता था, लॉन्ग शॉट में देखता था वो मंच पर है, मैं कविता सुन रहा हूँ, अब मैं उनके पास बैठकर उनको सुनता था, लेकिन डरता था। अगर नवी कविता लिखते हैं तो सुनाते हुए थोड़ी हिचक होती थी। वो तो कहते थे सुनो क्या लिखा है, लेकिन सुनाते हुए जो है वो पहले मन में जो आप जो है सोच लेते हैं कि कौन सी कविता सुनाए, क्योंकि उनका ये है कि सब्सटेंस और कोई भी चीज जो है
वो चलती नहीं। उनके पहले का दौर, उनका दौर इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ ताकि ये पता चले कि उनके पहले के दौर के हमारे जो मेजर पॉइंट थे, यानी शंकर जोशी थे, फिर थे, बड़े कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, और राजेंद्र शाह भी थे, लेकिन वो सब विपुल मात्रा में कविताएं लिखते हैं। सबके अगर जैसे हिंदी में रचनावलियां होती है वैसे अगर देखें तो उमाशंकर जी की जो है वो 1500 पेज की जो है वो उनका संग्रह बने, इतनी कविताएं हैं, और शायद 12-15 संघर्ष होंगे, काव्य संग्रह होंगे, उतने ही जो है वो संग्रहित भी है, और 14 से 16 के बीच में राजेंद्र शाह के। लेकिन सिताशु भाई अभी तक जो संग्रह है हमारे सामने, ओडिशियस फिर जटायु आता है, फिर कई सालों बाद अवतार आता है, और अब महाभोज आता है। सबको इकट्ठा करें तो भी 250 पेज हो गए। तो जो एक मेजर पॉइंट का मतलब विपुल मात्रा में लिखना, वो पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो सिताशु भाई से बदल जाता है। तो उसके बाद हम लोग भी ये सोचने लगे भाई ये धड़ल्ले से कविताएं लिखी जाती है, ऐसे कविताएं नहीं लिखी जाती। कई बार मैंने पढ़ा है कि सिताशु भाई की कविता जो है साल में एक होती है, लेकिन इंतजार रहता है। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम पढ़ने वाले तो ठीक है, लेकिन जो तंत्री और संपादक है हमारा मित्र योगेश जो है वो परम संभालता था, तो वो हर बार ये जब भी सिताशु भाई से मिलता था तो अपने खास अंदाज में पूछता था वो नई कविता आपने लिखी तो पहले पर मुझे देना। तो इतनी एक बेकरारी है। नाटकों के बारे में तो सतीश भाई जो है वो ऑथोरिटी है, वो बोलने ही वाले हैं, लेकिन सिताशु के नाटकों में जो है वो हमको प्रभावित तो किया था, और रंगमंच में मेरा दखल है, इसलिए छोटी सी जो है वो नुक्ते की निकलूंगा। उनके नाटकों के नाम जो है वो हमको बड़े जैसे कहते हैं कि आश्चर्यचकित भी करते हैं। यह आदमी मद्रासी लगता है, मानस मद्रासी लगती है गुजराती में। एक सपनों बड़ू शैतान, यानी एक सपना बड़ा शैतान। कहो मकन जी कहाँ चले, क्वेश्चन मार्क है। क्या मकन जी क्या चाल्या, बस खाली आप मकन जी ने याद करी छो, અને એ વારે જે છે હું નિમેશ દેસાઈને याद करी। निमेश देसाई हमारे एक बड़े महत्वपूर्ण राइटर भी थे जो अभी 2-1 साल पहले सर्विस में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक जो है वो गुजराती में मंचित किए, और उसमें से एक जो है वो ये कहो मकन जी कहाँ चले, के मकन जी क्या चाहिए। इसके गाने जो है वो इतने बढ़िया थे। आज भी क्योंकि मैं भी म्यूजिकल प्ले लिखता हूँ, तो मुझे सितांशु भाई के उस लय से और उस छंद से थोड़ा बचना पड़ता है। एक गाना है, एक ही कूंची तेरी मकन जी, दूजी किसी बलवान के हाथ, ऐसे ही चलती है दुनिया जो हमको बहुत अखरती है। ऐसा गाना है ये, मैं उसका जो है वो नया अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन सितांशु भाई के साथ काम करने का और उनके साथ रहने का जो है वो मुझे थोड़ा मौका मिला। कमल भाई को इसको ज्यादा मिला है मुझसे, लेकिन मुझे भी मिला। हम लोग काफी कार्यक्रमों में यूं तो साथ रहते थे, लेकिन 2013 से जो है वो दिल्ली साहित्य अकादमी के वो कन्वीनर हुए, और उनके साथ मुझे जो है
तो एडवाइजरी में काम करता था कमल भाई की साथ में। तो तब जो है मुझे एक चीज जो महत्वपूर्ण महसूस हुई वो ये हुई कि संस्थाओं की जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या भूमिका है, उनको क्या करना है, और जिनके जिम्मे पर उन संस्थाओं के कार्यकलाप की जिम्मेदारी है उनको क्या करना है। मुझे बराबर याद है कि पहला कार्यक्रम हमने जो है वो बड़ौदा में किया, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी था। उसमें पेंटिंग के ऊपर बात करने के लिए अतुल लोहिया आने वाले थे, तो बहुत बड़े चित्रकार है। फिर केतन मेहता आने वाले थे और लोग भी थे। लेकिन हुआ ये कि जिस हॉल में कार्यक्रम शुरू हुआ, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बीच में थे, और एक तरफ मंच था, दूसरी तरफ जो है वो ऑडियंस था। ऑडियंस बढ़ता गया, मंच सिमटता गया, और हमारी कुर्सियां जो है वो गायब होती रही। सितांशु भाई ने हमको कहा कि अब यहाँ से जो है वो कुर्सी हटा लो और निकल के जाओ। फिर बोलने वाले हैं और सुनने वाला है, यानी केतन भाई है और ऑडियंस है, अतुल डोडिया है, हम सब बीच में थे एक तरफ। और तब उन्होंने मुझे कहा कि प्रवीण, हमारा काम जो है वो दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट करना है, दूसरों को स्पेस देना है, दूसरों की स्पेस लेना नहीं है। और तब मेरी समझ में एक चीज आई कि क्यों साहित्य और कला की संस्थाएं जो है उसके प्रति लोगों की एक उदासीनता है। चाहे वो संस्था स्वायत्त हो, लोकतांत्रिक ढंग से चलती हो, फिर भी उसकी एक ही वजह है कि उसको चलाने वाले जो है ऑफिस मैनेजर जिसे हम कहते हैं, वो लोग पूरा मंच जो है उसको कैप्चर करके ही रखती है, दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट नहीं है। सितांशु भाई ने जो है वो 5 साल तक काम किया, और उसमें जो है वो सबके लिए स्पेस क्रिएट करने का जो एक उनका जो विचार था, उस विचार को उन्होंने कार्यान्वित किया और हम लोगों ने साथ में। तो ये सितांशु भाई के व्यक्तित्व के जो है वो बहुत सारी खूबियां हैं। एक उनकी खूबी मुझे अक्सर ये लगी है कि वो बड़े फोकस वाले, उनके जैसी एकाग्रता मैंने देखी नहीं। अगर मुझे उनसे कुछ सीखना हो, हालांकि ये हकीकत है कि कुछ गुण जो है वो जिनमें होते हैं उनमें होते हैं, नहीं होते उनमें नहीं होते, लेकिन ये है कि उनमें एकाग्रता जो है बहुत सघन एकाग्रता और धैर्य। मुझे कई बार होता था कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ दूसरी बात आ जाती है, तो लोग फिर उसकी बात करने लगते हैं। तो बड़े धीरे से मुझे लगता है, प्रवीण अभी हमें इसमें नहीं पड़ना है, ध्यान बनाए रखो। और ये ध्यान बनाए रखने के बाद उनकी जो है वो मुझे काम तब लगी जब हम लोग जो है अभी यूं समझ लीजिए कि 2015 से एक बहुत बड़ी लड़ाई गुजरात में लड़ रहे हैं। हमारी अकादमी जो थी स्वायत्त थी, लेखक लोग चलाते, चुनाव बकायदा होता था, लेकिन चुनाव साहित्यकार को चुनते थे और अकादमी चलती थी। ये था, सरकार ने उसको अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ में दिखा दिया। अब ये चीज जब शुरू हुई और आंदोलन शुरू हुआ, तो सितांशु भाई उसमें जुड़े और उन्होंने बार बार एक बात पे फोकस किया। वो ये कहा कि मुद्दे से भटकना नहीं है, कोई चाहे कुछ भी कहे, हमें अपनी बात को जो है वो करके रखनी। तो मुझे लगता है मेरा वक्त यहाँ पे समाप्त हो रहा है अर्पण जी। तो मैं अपनी बात जो है वो खत्म करता हूँ, और सितांशु भाई को फिर से 80वें साल में प्रवेश करने के लिए जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको वंदन करता हूँ।
आप सबको भी नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण जी। और आपने अपने वक्तव्य में उचित ही उनके कई पक्षों की ओर इशारा किया और कुछ ऐसी घटनाओं के विस्तार में भी गए जिससे हम हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार को कुछ और आपकी नजर से भी देख सके और उनके कुछ जो दूसरे रूप हैं, जो मनुष्योचित रूप हैं, उसकी ओर भी हमारी निगाह कुछ अधिक सघनता के साथ गई। और एक बात आपने कुछ उदाहरण सहित ऐसे भी किए जिसमें एक लेखक की जो रचनाएं हैं उसमें समय के साथ किस तरह के परिवर्तन आते हैं और वह रचनाकार किस तरह से स्वयं को भी परिवर्तित कर रहा होता है या समय के बदलाव की आहट को अपने लेखन में दर्ज कर रहा होता है, इसको भी आपने सोदाहरण हमारे साथ रखा। शुक्रिया। अब हम अपने अगले वक्ता की ओर बढ़ते हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल बोरा जी। कमल जी से निवेदन है कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। कमल जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ कवि सितांशु जी को कल उनके 80वें जन्मदिन की आज ढेर सारी बधाई देता हूं और सुस्वास्थ्य एवं सृजनात्मक ऊर्जा से भरे दीर्घायु की शुभकामना करता हूं और सादर प्रणाम भी करता हूं। इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने के लिए मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का आभारी हूं। इस कार्यक्रम में शामिल मेरे अन्य साथी और यहाँ जुड़े दर्शक श्रोतागण का भी अभिवादन करता हूं। मेरी बात रखने से पहले मैं मेरी हिंदी जुबान की कमियों के लिए आप सभी मित्रों की क्षमा चाहूंगा। बंबई में शुद्ध हिंदी कम सुनने मिलती है और हिंदी में संवाद रचने के अवसर भी कम ही होते हैं। मेरी क्षतियां आपको कष्ट दे तो आप कृपया नजरअंदाज करें और मेरी बात का मर्म पकड़े, ऐसी मेरी आपसे विनती है। कवि सितांशु मेरे प्रिय कवि है। क्यों? इसके कारण मुझे बताने चाहिए। उनकी कविता आस्वादन लेते दौरान मुझे निरंतर आह्वान देती है, मेरी भावक संवेदना को सतेज करके ऊपर उठाती है, मुझे अनजाने प्रदेशों की सफर पे ले जाती है, मेरे काव्यानुभव की क्षमता का विस्तार करती है। मेरी अपनी कविता लिखने के लिए जब मैं लेखनी पकड़ता हूं, तब जो कवि की कविता मेरा लिखना कठिन करती है, मेरे सामने ऊंचे निशान रखती है, मेरे लिखे जा रहे शब्दों पर जो कड़ी नजर रखती है, वह कविता मेरी प्रिय कविता और इस अर्थ में कवि सितांशु की कविता मेरी प्रिय कविता और कवि सितांशु मेरे प्रिय कवि। सितांशु जी की 80वीं सालगिरह तो काल की स्थूल गिनती है। व्यक्ति सितांशु की आयु है, कवि की आयु तो उसकी कविता प्रमाणित करती है और इस दृष्टि से कवि सितांशु यशस चंद्र हमारे सबसे युवा कवि है। अनन्य ऊर्जा से भरे साहित्य एवं संस्कार पुरुष है। यह कवि अपने प्रत्येक कविता में स्वयं के लिए नए आह्वान रखते हैं, नए मापदंड, नई दिशाएं, नई क्षितिज चुनते हैं और फिर उन्हें सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं। आयु के 80 वर्ष में भी यह सातत्यपूर्ण रीति से हो रहा है और किसी भी भाषा के लिए यह गौरव की बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि कवि सितांशु गुजराती भाषा में लिखते हैं तो यह पूर्ण सत्य है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वे गुजराती भाषा के प्रमुख कवि है तो निश्चित ही जानिए कि यह अर्ध सत्य है। वास्तव में तो मुझे कहना चाहिए कि कवि सितांशु गुजराती में लिखते महत्वपूर्ण भारतीय कवि है, किंतु दूसरे ही पल मुझे एहसास होता है कि यह भी तो पूरा सत्य नहीं है। मैं नम्र होकर
और कवि का उचित गौरव रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ जब कहता हूं कि गुजराती में लिखते भारतीय कवि सितांशु विश्व के अग्रणी कवियों में एक है, तभी सत्य के निकट पहुंचता हूं। विश्व कविता का जिन्हें जरा सा भी परिचय है, वे मेरी बात का तुरंत ही समर्थन करेंगे। मैं आज की अपनी बात उनकी कविता को केंद्र में रखकर करूंगा, पर आपको विदित करना चाहूंगा कि कविता उनकी सर्जन प्रतिभा का एक अहम हिस्सा है, जो वास्तव में उनके सारे लेखन पर छाया हुआ पर एक हिस्सा है। अन्य हिस्से नाट्य लेखन, विवेचन, संपादन आदि भी है, जिन पर उनकी कवि प्रतिभा का गहरा प्रभाव है। एक व्यापक अर्थ में सितांशु जी प्रतिभा संपन्न कवि है। साथ में ही सितांशु जी साहित्य, संस्कृति, समाज, जीवन और वास्तव का तीव्र संवेदना और सूक्ष्म प्रज्ञा से आकलन करते एक अग्रणी विचारक, दृष्टा एवं दार्शनिक है। शब्द और मनुष्य प्रति निरंतर संवेदन रखने वाले कवि है। तो यह बहुआयामी साहित्य एवं संस्कृति पुरुष की कविता को केंद्र में रखते हुए सविशेष तो उनके 4 काव्य संग्रह के स्थित्यंतर को संदर्भ में रखकर अपनी बात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस बीच जो कायम है वह है कवि सितांशु का लड़ायक मिजाज, उनका विद्रोह, पराजय न स्वीकार कर निरंतर प्रतिकार, कोई भी व्यक्ति या सत्ता का शरण लेने का दृढ़ इनकार। यह स्थायी भाव है जहां से कवि अद्यापि चलित नहीं हुए हैं। वखार के सिंहवाहिनी स्तोत्र, लड़त, धोड़ी दजा या तापणु आदि काव्यों में यह मुद्रा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सितांशु जी का जन्म वर्ष 1941 है। उनका प्रथम काव्य संग्रह ओडिसीस्नु हलेसु सन 1974 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 1963 में लिखी गई कविता ग्रंथस्थ है। उससे पहले भी उनकी कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। कुछ ही मास पूर्वे उनकी कविता एतत् सामायिक में मैंने प्रकट की, अर्थात उनकी यह 6 दशक की काव्य यात्रा मेरे द्वारा किए गए विधानों के समर्थन में है। 1961 की कविता उनकी जितनी ताजा है उतनी ही ताजा 2021 की उनकी कविता है। सितांशु जी की कविता किसी और की कविता का अनुकरण तो नहीं, किंतु स्वयं की कविता का भी अनुकरण नहीं करती। प्रत्येक कविता में एक नयापन, एक ताजगी का अनुभव होता है और यह उनकी कविता का विशेष है। उन्होंने जिस समय में लिखना शुरू किया उसका परिप्रेक्ष्य जानना आवश्यक है। गुजराती में अनुगांधी साहित्य युग भी अस्त हो चुका था। कवि लेखकों का विदेशी साहित्य से संपर्क बढ़ रहा था। सुरेश जोशी ने आधुनिकता की हवा तेज कर दी थी। एक ऐसे संधि काल में सितांशु जी का साहित्य प्रवेश होता है और 20-22 साल के युवक की कविता भावक एवं विवेचकों का ध्यान आकर्षित करती है। उस वक्त कृतक आधुनिकता को केंद्र में रखकर रचनाएं होने लगी थी, लेकिन जो कम ऊर्जावान कवि थे वे अपनी निजी अनुभव से भटक कर नगर के कहे सुने अनुभव की कविता लिखने लगे थे और दूसरी ओर बिछड़ती हुई ग्राम्य संस्कृति को लेकर विलाप होने लगे थे। कच्ची पक्की उर्मियों को बहलाकर लिखे जा रहे गीत गजल तो आज भी कार्यरत है। ऐसे समय में सितांशु अपनी सर्रियल कविता लेकर गुजराती साहित्य में प्रवेश करते हैं और मानो छा जाते हैं। हम एक ऐसी गलत समझ रखते हैं कि कविता सिर्फ संवेदना और संवेदनशीलता से लिखी जाती है, किंतु कविता के 2 पहलू होते हैं, उचित भाषा कर्म और संवेदना। कवि जब एक की ही उपासना करता है तब अपने लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। कविता संवेदना को अभिव्यक्त करने का समीकरण नहीं है।
संवेदना को उचित भाषा कर्म द्वारा अभिव्यक्त करना एक प्रकार है और उत्तम भाषा कर्म के द्वारा भावक के हृदय में संवेदना जगाना, अनुभव जगाना दूसरी बात है। सितांशु जी की कविता यह दूसरे मार्ग पर चलती है। उनकी कविता का आस्वादन करते हुए हमें एहसास होता है कि हमें जो अनुभव मिला वह सिर्फ और सिर्फ उस कविता के कारण शक्य हुआ, अन्यथा हमें ऐसा अनुभव मिल ही नहीं पाता। यह कविता हमें पूर्वज्ञात रास्ते पर नहीं चलाती, किंतु एक विस्मयकारी राह पर हमारी यात्रा करवाती है। यह तभी शक्य होता है जब कवि की सतेज मेधा उसके काव्य लेखन के साथ जुड़ती है। सितांशु जी परंपरा को आत्मसात करके अपूर्व ऊर्जा और मेधा से लिखते हुए कवि है। यही कारण है उनकी कविता बार बार नए प्रस्थान करती रहती है और हमें अनपेक्षित आश्चर्य में डुबोती रहती है। सितांशु जी की कविता पढ़ने के बाद हम पढ़ने से पूर्व जैसे थे वैसे नहीं रह सकते। गुजराती कविता में जब महत्वपूर्ण स्थित्यंतर हुआ वह आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में कवि सितांशु है। मैं कुछ दृष्टांत देकर अपनी बात रखूं। यह कविताओं का हिंदी अनुवाद मेरे लिए तो बहुत मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं इन्हें गुजराती में ही पढ़ूंगा। ओडिसियसनु हलेसु में कवि लिखते हैं, खरी पछाड़ी पुछ उछाड़ी दौड़या, काड़ा डम्बर घोड़ा धोड़े खड़काड़े रथ जोड़या, भड़क्या सामी छाती अर्धा करू बंद ज्या कमाड़, धड़ 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 आवी सीधा थड़ाया धाड़, पापण तोड़ी तोड़या खड़को, खोपड़ियों ने भुक्के उंडे आंख मही जई पोड्या। मृत्यु एक सररियल अनुभव लिखते कवि की आयु 22-23 वर्ष की है। मैं आयु को संदर्भ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि हम आज सितांशु जी के 80वें जन्मदिन के अवसर पर मिल रहे हैं। इस कवि को गांधी विचार, सामाजिकता, भव्य आदर्श आदि ओडेसियस की हलेसु की कविता को काम के नहीं है। यह कवि मनोजगत की गहराइयों की तलाश आरंभ करता है। उसकी चेतना में जो कुछ संचित था उसे वह स्वयं संचालित होकर टटोलता है। वह साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल अनकॉन्शियस में डूबता हुआ और जो समंदर की गहराइयों तक पहुंचता है वह निशंक ही मोती लेकर लौटता है। ओडिसियसनु हलेसु के काव्यों के जगमगाते प्रकाश में मनुष्य चेतना के गहरे, काले और भयानक अंधेरे दिखने लगते हैं। कवि के अस्तित्व अति वास्तव की कविता हमारे वास्तव को चूर चूर करके हमें हमारे अति वास्तव के साथ एक मुकाबला करने पर मजबूर करती है। ओडिसियसनु हलेसु की कविता बाल काव्य, बाल कथा, बंबई के आम आदमी की या विज्ञापन की भाषा, नाट्यात्मकता आदि का ध्वनि और नाद की विविधताओं का भरपूर उपयोग करते हुए बिल्कुल ही नई आबोहवा का निर्माण करती है और अपने समकालीन कवियों की कविता से अलग एवं निजी स्वर और शब्द से अंकित बनती है। मैं और एक उदाहरण से मेरी बात रखना चाहूंगा। बोटिंगમાં ચૂસાયા એટલે ઘડિયાળો ગભરાયા લોલ, ઘડિયાળો ઘબરાયા એટલે રેડિયમ ચાંદા બુજ્યા લોલ, ગજડદબ 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 ગજડદબ, ગાંડા હાથીનું ટોળું ભમે છે મારી નસોમાં। दाखला तरीके मुंबई इस काव्य की यह पंक्तियां है। गुजराती में यह लोल गीतों में अक्सर उपयोग में लिया जाता शब्द है। वह लय से यहाँ मुंबई के नगर के लय का निर्माण किया गया है। हर श्रृंखला के 5वें व्यंजन से शब्द गजड़धब रचा गया है जो काव्य की गति को वेगवान कर देता है। ओडिसियसनु हलेसु में ऐसे कई उदाहरण हमें मिल सकते हैं। एक और दृष्टांत,
દુકાળ કવિતા से है કે કાચબા પછી ટાંકાની ભીત પર માછલું દેખાશે અને ટોર્ચ ફેંકીને જરા ધ્યાનથી જોતા રહેવું કે કેમ કે ખાલી તો ન થઈ જવા દેવાય ટાંકાને, પણ આ કારમાં દુકાળમાં કોને ખબર કે ભીતો એ ભેદી ટાંકાની ઉઘડતી જશે આમ આ ટોર્ચના કુંડાળામાં મને આ આમ પછી માછલા પછી મગર હિપ્પોપોટેમસ અને બાને નહીં ખબર હોય બરાબર કે આમ આ જળઘોડો ઉડતો આવશે ટાંકાની ઊંડી ભીતો પર બેબાકડી આંખો સામે ટોર્ચની, કોને ખબર કે આમ આ ટાંકાની ભીત પર જળઘોડો તો કોણ જાણે કોણે ટાંક્યો હશો ને હતો જ આ વર્ષો વીસીઓ સદીઓ ત્યાં જ પાણીમાં જ ઊંડે અને આમ કારમાં दुकाળમાં। हम देख सकते हैं कि आधुनिक कवि की संवेदना नगर जीवन के अनुभव से प्रकट होती है, किंतु यह नगर छींक खाता हुआ भालू या मुंह फाड़कर खड़े रहे कोई हिपोपोटेमस जैसा है, अर्थात एक हिंस्र पशु जैसा है यह नगर, हिंस्र भयानक लड़ने के लिए उत्सुक। यह साक्षात होता है सितांशु जी की कविता की विशिष्ट भाषा आयोजन में प्रकट होते हुए रूप और आकार में। यह कविताओं की भाषा कुछ जानी सी अधिकतर अनजानी सी हमारे अस्तित्व के तल में छुपी हुई जो है कोई सर्रियल प्रदेश में गुजरती किंतु आखिर रहती है गुजराती ही। गुजराती कवि ने गुजराती कविता ही लिखनी होती है और फ्रेंच की सर्रियल कविता नहीं। इस मापदंड से सितांशु जी की कविता अनोखी है, अद्वितीय है। कवि का दूसरा काव्य संग्रह जटायु उनकी काव्य यात्रा का अनोखा पड़ाव है और एक महत्वपूर्ण स्थित्यंतर है। गुजराती कविता के संदर्भ में भी जटायु को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। अब तक सिर्फ निजी चेतना में डूबा हुआ कवि अब दूसरे मनुष्यों की संवेदना के साथ जुड़ता है। जटायु की कविता की भूमि ओडिसियसनु हलेसु से इतनी तो भिन्न है कि हम सोच में पड़ जाते हैं क्या सर्रियल लिखने वाला कवि यही है, लेकिन हम अधिक ध्यान दे तो महसूस करेंगे कि यही तो इस कवि की समर्थता और विशिष्टता दिखाता है। बड़ी खूबी से यह कवि मनुष्य की वर्तमान चेतना प्रस्तुत करने के लिए मध्यकालीन कविता की भाषा और लय का उपयोग करते हैं। इस रचना कौशल के कारण यह कविता भावक के लिए सुबोध बन जाती है। कुछ उदाहरण द्वारा मैं मेरी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। कविता में कवि लिखते हैं, सागर ने तળિયેથી જ્યારે હું બહાર આવું ત્યારે મારા હાથમાં મોતીના મૂઠા ન હોય। હું મરજીવો નથી, હું કવિ છું, જે છે તે છે केवल मारी आंखों में। यह लिखने से पहले भी कवि ने तय कर लिया था, शायद उनकी पहली कविता लिखने के वक्त तय कर लिया था कि मैं मर्जीवा नहीं हूं, हूं कवि छू, हूं मर्जीवो नहीं। 1974 में 33 वर्ष की आयु में यह कवि इतने स्पष्ट दर्शन की कविता लिखते हैं। ओडिसियस हलेसु की जो दुर्बोधता थी वह जटायु की कविताओं में सरल और सुग्राह्य होती है। कैसे वर्तमान की संवेदना आकारित करने के लिए कवि सितांशु पुराण के मिथ की और हमारे मध्यकालीन कवि प्रेमानंद की काव्य शैली का कुशलता से उपयोग करते हैं। जटायु कविता में वे लिखते हैं, दखण वाळो दूर अलोप हेतु उत्तर वाड़ा आव, तुलसी तगर तमाल ताल वच्चे एकलो छू साव। दया जाणी कई गीधा ब्या छे अंधाराने लई, पण हूँ शू बोलू छू ते एमने नथी समजातु कई। जटकर जटकर रागवा हवे मने मौननो केफ चढ़े, आवा चा चाले एटलामा मारे तने कई कहेवानुं छे। तू तो समयनो स्वामी छे क्यारे आववानो ए सही, पण हूँ तो वनेचर मर्त्य छूं,
हवे जाजू टकिश नहीं। जो ज्यादा टिकने वाला नहीं है उस मनुष्य की ये कविता है। यह काव्य पंक्तियों का बार बार पठन करते सहृदय भावक अनुभव कर सकता है कि न तो उत्तर है न तो दक्षिण है मनुष्य के लिए, बीच में एकाकी मनुष्य है। उत्तर में राम नहीं है, उत्तर दिशा भी है और जवाब यशलेष है। न तो दक्षिण में कोई आधार है, बस पीड़ित मनुष्य की वेदना सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जो पीड़ा रावण द्वारा घायल हुए जटायु पक्ष की थी, वही पीड़ा हजारों साल के बाद के आज के मनुष्य की भी है। यह कविता मिथ का पुनर्लेखन नहीं कर रही है, किंतु दो भिन्न काल की संवेदनाओं को जोड़ते हुए जो शाश्वत, सनातन और कालातीत वेदना है उसे प्रस्तुत करती है। ओडेसियस हलेसु में व्यक्ति विशेष था, उसे हटाकर जटायु में अब कवि मनुष्य विशेष के व्याप में प्रवेश करते हैं। समुद्र, प्रलय, घेरो, हा, भाषा, जटायु जैसे काव्य मेरी इस बात के समर्थन में आप अवश्य पढ़ सकते हैं। 2009 में प्रकाशित वखार काव्य संग्रह में हमें कवि का तीसरा स्थित्यंतर देखने को मिलता है। समय करवट बदल चुका है, अनुआधुनिक काल की बातें होने लगी है। सच्चा और बड़ा कवि आधुनिक या अनुआधुनिक जैसे कालखंड में कभी विभाजित नहीं रहता। यह विभाजन तो हमारी सुविधा है, और अगर ऐसा विभाजन करना ही है तो आधुनिक युग के प्रमुख कवि सितांशु अपनी कविता के बल पर अनुआधुनिक काल के भी प्रमुख कवि है। व्यापक मनुष्य चेतना से जुड़ा हुआ कवि वखार में तीव्र सामाजिक संवेदना से अपनी या व्यापक मनुष्य चेतना से जुड़ा हुआ कवि वखार में तीव्र सामाजिक संवेदना से अपनी कविता में जुड़ता है। सामाजिक वेदना का अनुसंधान कवि के सामने भारी बहिस्थान खड़े करता है। कविता पत्रकारी एवं प्रतिकारी या विद्रोह के वहन करने का साधन बन सकती है, जैसे कि दलित कविता, किंतु कवि सितांशु का लक्ष्य कविता है, गुजराती में लिखी गई कविता। इस विचार का समर्पण उनकी कविता को इस बहिस्थान से मुक्त रखता है। उनकी कविता का आक्रोश कोई विशिष्ट या तत्कालीन स्थल काल की समस्या नहीं है, परंतु मनुष्य मात्र की पीड़ा एवं दुख है। ऐसी वैश्विकता के कारण वखार की कविता वैयक्तिक नहीं रहती। दूसरे शब्द में कहूं तो यह कविता गुजराती रहकर भाषा एवं प्रांत की सीमा पार कर जाती है। ऐसी कविता न तो सिर्फ गुजराती में दुर्लभ है, किंतु और किसी भी भाषा में कम ही होगी। यूसुफ मेहर अली, दूध, वखार आदि कविताओं का अभ्यास मेरी बातों को जरूर दोहराएगा। सुनिए वखार की एक कविता के कुछ अंश। सड़ियू साचवे ने जीवतू मारे एवी ते केवी वखार, हा अपनी नामदार। देखो साहब ये देखो और ये दिखाया बरोबर, ये तो साहब कुछ भी नहीं है, ये खड़की वाला नजारा। मामलो तो मैग्नेट खुले ने तइये नजरे चढ़े। हाँ साहब ये साहब वखार का मैग्नेट है ने बुलंद दरवाजा साहब। ना ना साहेब ना, गुजराती छू, मुसलमान नथी, कम्प्लेट गुजराती। आ तो हेमत साहेब BS5 वाली बात टेव એવું બોલવાની। आप तो पलक में पामी जाओ एवा मेहरबान जो माई बाप। और इसी संग्रह में कवि कहते हैं, मयूर परथी उतर शारदा, सिंह ऊपर चढ़। कवि मयूर वाहिनी शारदा को सिंह वाहिनी बनने का आह्वान करते हैं। यह सब उनके विद्रोही स्वभाव की ही अभिव्यक्ति है। अभी सन 1919 में प्रकाशित महाभोज चौथा स्थित्यंतर है। महाभोज कविता ही एक अलग सेशन की मांग कर सके उतनी सक्षम है। अब कवि का एक नया सफर है। महाभोज में सितांशु जी कहते हैं,
મારી ખાલીખમ ચિદાકાશમાં મારા ખાલીખમ ચિદાકાશમાં એમ મેઘધન. Just give me 1 second, please. मित्रों, जब तक कि कमल बोरा जी हमारे पास दोबारा से आ जाएं, तब तक कुछ और बातचीत कर लेते हैं. सॉरी, मैं आ गया तो मेरी लिंक फूटे. हाँ जी 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 बिल्कुल. मारा खालीखम चिदाकाशમાં એમ મેઘધનુષ્ય ઉગે છે, શાંત વન પરના ભર્યા ભર્યા આકાશમાં ઉગેલા પેલા મેઘધનુષ્યને અડોઅડ. એમના ભર્યા ભર્યા રંગોમાં મારી કલમ જબોડું છું ને એ ભીની તાજા કલમ હજી તો હવામાં અદ્ધર તોડાય છે તેવામાં આ જે કશુંક છે વનમાં ને મનમાં આ મહાભોજમાં એની ભોજનાંતે મને સહેજ સાજ પડતી સમજણથી ને તોય અકબંધ રહેતી અણસમજથી ભારે અચંબો પામું છું. और नया सफर, नई भाषा, नए विषय लेकर सामने आती है. कवि की यात्रा अपने मनोचैतसिक गहराइयों से शुरू हुई थी, यह विश्व की अखिलता तक पहुंचकर रुकी है. बिन ईश्वरवादी कवि अखिल के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ईश्वरवादी बनकर नहीं. एक कवि रहकर, एक गुजराती कवि होकर कवि सचराचर के साथ जुड़ते हैं. कवि कहते हैं, ત્યાં તો હજી બધે સૂતું છે સચરાચર, જરા જાગી ફરી જરીવાર જંપી ગયેલું. નવા સ્વપ્નમાં સહેજ સ્મિત કરતું ખિલખિલ અખિલ આ કવિતામાં ખિલખિલ ભલે જંપતું હજી જરીવાર હજી પછી પછી તો આખો દિવસ. कवि सितांशु तो अभी सिर्फ 80 साल के हैं, अभी 20 साल बाकी है. हमें 5वें, 6ठे या 7वें स्थित्यंतर की प्रतीक्षा में रहना है. हमें और आश्चर्य देने के लिए यह कवि अभी भी 80 साल की आयु में भी सक्षम है, और किसी भी भाषा के साहित्य प्रेमी के लिए यह बात परम सौभाग्य की है. वरिष्ठ कवि सितांशु और मेरे प्रिय वडिल बंधु कवि सितांशु के विषय, उनकी कविता के लिए बोलने का मुझे जो अवसर दिया, उसलिए सभी मित्रों का मैं आभारी हूँ. जी धन्यवाद कमल जी. और आज यह कितनी अर्थपूर्ण संध्या है कि आप जैसे लोगों को और आपके सुचिंतित व्यक्तित्व को, वक्तव्य को सुनने का एक अवसर मिल रहा है. एक के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया जा रहा है, और जो बातें पहले कह दी गई हैं उससे बचते हुए नई बात कही जा रही है. कमल जी, आपने ठीक ही इशारा किया कि कोई भी लेखक अपनी भाषा में लिखते हुए हर भाषा के लिए लिख रहा होता है, और अपने काल को इस तरह से व्यंजित करता है कि उसका सच हर काल का सच बन जाए. और एक समर्पित लेखक अपनी भौतिक उम्र को भी अतिक्रमित करता है, चाहे वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में करे या उत्तरोत्तर अवस्था में करे. और तभी आप उन्हें, सितांशु जी को, एक युवा कवि की भी संज्ञा देते हैं. 80 वर्ष का एक युवा कवि, जिसकी भौतिक उम्र 80 वर्ष है, लेकिन जिसके अंदर का उत्साह, जिसके अंदर की कर्मठता और विभिन्न भाषाओं के साथ, विभिन्न विधाओं के साथ जिसकी आवाजाही किसी भी युवक की ही तरह है. तो इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका धन्यवाद. और जो आपने एक बात कही कि वे अपनी कविताओं का भी अनुकरण नहीं करते हैं, यह अपने आप में एक ध्यान रखने वाली बात है रचनाकारों के लिए भी. और स्वयं जब हम सितांशु जी के रचना कर्म का मूल्यांकन करें या उस ओर ध्यान दें, तब भी यह बिंदु कहीं ना कहीं हमारे जेहन में उभर कर आती है.
वे अपनी अपने संकलन की एक भूमिका में भी इस बात को लिखते हैं कमल जी। अभी यही जनसुलभ पर संगीत चर्चा होते हुए संगीत पर बात हो रही थी, मुकुंद लाठ जी पर बात हो रही थी, तो संभवतः अशोक वाजपेयी जी ने ही इस बात को यहां पर रखा कि किस तरह संगीत में जो साधक है, जो अपनी आवाज दे रहा है, जो गायक है, वह अपने हर स्वर के साथ अपने पिछले स्वर को अतिक्रमित करता है, उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इसी बात को आप भी कह रहे हैं कि वे हर बार अपने सांचे को तोड़ देते हैं। यह बात कृष्णा सोपती जी के लिए भी लागू होती है कि कैसे वे हर अपनी अगली रचना में अपने ही बने बनाए सांचे को तोड़ देती हैं। तो मैं उस भूमिका को यहां पर रख दूं जो आपकी ही बात से मिलती जुलती है। सितांशु जी लिखते हैं, वे लिखने और न लिखने की बीच की बात भी करते हैं, और वहीं पर यह बात आती है कि मेरे लिए लिखना न लिखने से जुड़ा हुआ काम है, वो दोनों को अलग नहीं करते। एक काम किए बिना दूसरा हो नहीं सकता। जो न लिखने वाला हो वो कवि नहीं बन सकता। अगर कोई कवि है तो कई बार उसके पास ऐसे अवसर आते हैं जब वह नहीं लिख पाता है, और इसके लिए वे उदाहरण देते हैं और एक किसी विदेशी विद्वान को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि कई बार एक चित्रकार भी, एक सधा हुआ चित्रकार भी अपने कैनवस के एक बड़े हिस्से को कोरा छोड़ देता है। उसकी बात वे करते हैं कि कई चित्रकार अपने कैनवस का एक हिस्सा, कभी कभार बहुत बड़ा हिस्सा भी बिना छुए छोड़ देते हैं। कवि का न लिखना भी कुछ ऐसा ही होता है, और इस बात को वे आगे बढ़ाते हैं और इसको हिंसा और अहिंसा के साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कवि का जो अलेखन है, जो वह नहीं लिखना है, जो उसका न लिखना है, वह अहिंसा जैसा होता है, क्योंकि कविता लिखना कुछ हिंसा जैसा भी है। वो शब्दों के स्तर पर, रचाव के स्तर पर उसकी बात हो रही है, मनोवृत्ति के स्तर पर नहीं। एक रचना करना अपने आप में कोई दूसरी रचना को विरचित करना भी होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक रचना करना अपने आप में किसी दूसरी रचना को विरचित करना भी है। जैसे एक गायक अगला स्वर लगाते हुए अपने पहले स्वर को अपदस्थ कर रहा होता है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपने बात रखी, और कई ऐसे और महत्वपूर्ण तत्व आए जिस पर हम विचार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के वक्तव्य जो हैं वे बार बार सुने जाने योग्य वक्तव्य हैं, तभी हम अपने वक्ताओं के मर्म को समझ सकते हैं। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय सतीश व्यास जी को, मैं इनका आभार भी कर रहा हूं कि इन्होंने कुछ ऐसे संकल्प लिए थे जो जो सतीश जी, जो पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, अगर अनुचित कह रहा हूं तो नहीं, बिल्कुल माफ कीजिएगा, लेकिन जब प्रसंग आ गया है तो कह दूं। तो इन्होंने कुछ जो है अपने, कई बार व्यस्त रहते हैं, कई बार ऑनलाइन गोष्ठी में उस तरह की गुणवत्ता भी नहीं आ पाती है, और सिर्फ खाना पूर्ति जैसा मामला हो जाता है, कई कारण हो सकते हैं। तो इन्होंने कुछ संकल्प लिया था कि वे दोबारा ना आएंगे, मगर सतीश जी, वे संकल्प पीछे भी टूटे, एक बार टूटे जहां आपकी उस संस्था के प्रति आपकी आस्था थी, और आज भी टूट रहा है जहां हमारे प्रति, इस मंच के प्रति आपका स्नेह है। आदरणीय सतीश व्यास जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। सितांशु भाई को अभिनंदन और शुभकामनाएं, और आपने मुझे इस काम में जोड़ा, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज ही मैंने मेरी मातृ संस्था में एक प्रवचन दिया, ऑनलाइन ही, इसी तरह से, और मुझे वो मेरा संकल्प तोड़ना पड़ा, जैसे कि आपने बताया। मैंने 3-4 साल से ऐसे वक्तव्य देना बंद कर दिया है, लेकिन सितांशु भाई की बात आई तो मुझे लगा कि चलो कुछ न कुछ तो बातें कर ले, क्योंकि ये ऐसे सर्जक है
हमारी भाषा के, जिसके बारे में न बोले तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हमने ठीक नहीं किया। मैं 1966-67 में सूरत में पढ़ता था, एमए में। मेरी अनुस्नातक विद्या वहां पर चलती थी, और उस वक्त गुजराती साहित्य परिषद का एक अधिवेशन वहां पर सम्मिलित हुआ, और पहली बार दो ऐसी यंग टर्क की आवाजें मंच पर से आई जिसने गुजराती समीक्षा की भाषा में बहुत बड़ा बदलाव खड़ा किया। ये दो आवाजें थी अनिरुद्ध ब्रह्मभट्ट की और सितांशु यशस्चंद्र की। गुजराती समीक्षा की जैसे पूरी भाषा ही बदल गई। बाद में मैंने संशोधन का कार्य किया गुजराती कविता में, आधुनिक गुजराती में भाषा कर्म, और उस वक्त मुझे सितांशु भाई की कविता के बारे में भी कुछ बात करने का अवसर मिला। और मैंने देखा कि एक ऐसा कवि है जो अपनी भाषा का निर्माण कर रहा है। ये समाज की भाषा नहीं है, ये दूसरे कवियों की भाषा नहीं है। इस कवि के पास अपनी खुद की भाषा है, और उसी में वो बात करेगा तो ही उसकी बात लोगों तक पहुंचेगी। कविता के बारे में यहां बहुत बातें हुई, उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने उनकी कविता का अध्ययन भी किया है, जटायु का रिव्यू भी किया है, लेकिन मुझे रस है उनके कुछ नाटकों में। मैंने भी गुजराती में कुछ प्लेज लिखे हैं और गुजराती नाटकों की समीक्षा की है। हमारे यहाँ गुजराती में नाटकों की समीक्षा करने वाले लोग बहुत कम है। सितांशु भाई भी नाटक लिखते हैं, लेकिन नाटक के बारे में बात ज्यादा नहीं करते। हाँ, कर लेते हैं कभी कोई सेमिनार में नाटक के बारे में बात अवश्य करते हैं, और अच्छी भी करते हैं। पहले कभी न सुनी हो नाटक के बारे में, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं नाटक की समीक्षा करता रहता हूं, कभी कभी हमारे प्रवीण भाई भी करते रहते हैं। तो लगा कि चलो उनके नाटकों के बारे में कुछ बातें की है तो कुछ और बातें जोड़ भी ले। वैसे तो कल से ही मेरा सोचना शुरू हुआ है, पढ़ना तो बहुत कम हो सका क्योंकि आज मैं बिजी था। कल ये जन सुलभ पुस्तकालय से प्रस्ताव आया, एक दिन में तो स्मृति के आधार पर ही बात करेंगे, लेकिन जो कुछ है मन में नाटक के बारे में वो बात कर पाऊंगा। सितांशु भाई मंच से किस तरह से बात करते हैं, मंच से मुकाबला किस तरह करते हैं, मुझे ये देखने में बहुत रस आया, बहुत आनंद आया, और बहुत कौतूहल से मैं देख रहा हूं सितांशु भाई का मंच से होता हुआ मुकाबला। उनके पास जो फॉर्मेट है मंच का वो हमारे प्रोसेनियम का नहीं है, न तो है हमारे लोकनाट्य भवाई का या रामलीला का, न तो बंबई के तमाशा का, न तो है वेस्टर्न मंच। ये अपने आप कोई निराला मंच खोज रहे हैं। जैसे उनकी दो काव्य रचनाएं एक सी नहीं है, वैसे ही उनका मंच भी बहुत विरल है। विरल रचना पड़ेगा। परंपरागत मंच, प्रोसेनियम मंच सितांशु भाई के नाटकों के लिए काम नहीं आएगा। उन्होंने नाटक लिखे, ये आदमी मद्रासी लगता है, आ मानस मद्रासी लागे छे। ओह, क्या मंच की भाषा निष्पन्न की है उन्होंने। कोई अभिनेता इस नाटक के नायक की भाषा को
सहलाई से बोल नहीं पाएगा, सरलता से बोल नहीं पाएगा, उसे बहुत रिहर्सल्स करने पड़ेंगे और उस भाषा में जाना होगा तो पता नहीं कौन सा माइंडसेट लेके उसे जाना पड़ेगा। आ मानस मद्रासी लागे छे मां, नायक को अपने आप को प्रस्तुत करने में बहुत दिक्कत होगी। पढ़ने में मजा आता है लेकिन प्रस्तुति करने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन है अच्छा नाटक, नई भाषा आ रही है, नई भाषा खोज रहा है आधुनिक मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। संकुलताएं आ गई है व्यक्तित्व में, वो संकुलताएं, संकीर्णताएं प्रकट करने में भी जो भाषा की जरूरत पड़ेगी, वह भाषा ये आदमी मद्रासी लगता है मैं, हम देख रहे हैं। और दी अदर को देखने का हमारा रवैया क्या है? दूसरे आदमी को हम किस नजरिए से देखते हैं, किस शंका से देखते हैं, किस वहम से देखते हैं, जैसे किस किस अलगाव से देखते हैं। उसकी बात उन्होंने ऐसी सरलता से, साहजिकता से कह दी इस नाटक में कि हम देखते रह जाते हैं। और ये अलगाव, ये दी अदर की ओर देखने का हमारा नजरिया कितना तो पेचीदा है, बेहुदा है, बेजान है। इसकी बात उस नाटक के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। कहो मकनजी कहां चले, कैम मकनजी क्या चला। ये नाटक का स्रोत तो मिला है हम उनको हमारे महाकवि प्रेमानंद के एक आख्यान से, सुदामा चरित से। सुदामा कृष्ण जी के पास गए और बिना कुछ लिए वापस आए। तांदुल ले गए थे, तांदुल तो कृष्ण जी ने रख दिए और कुछ दिया तो नहीं, लेकिन घर आकर देखते हैं तो महल आ गया है, पूरा कनक कोट जगारा करे, बढ़िया सा महल कृष्ण जी ने उनके लिए दे दिया। लेकिन इस नाटक में ये जो मकनजी है, जो बिना सुदामा के नाम लिए सितांशु जी ने प्रस्तुत किया, कहीं पर भी सुदामा का नाम नहीं है। और जाते हैं अपने मित्र के पास जो मंत्री बन चुका है, लेकिन वो मंत्री तो मांग लेता है कुछ, एक चाबी तुम्हारे पास रखो मकान की और दूसरी चाबी मुझे दे दो, जो प्रवीण जी ने निर्देश किया। एकज कूंची तारी मकंद जी, बीजी कोई बड़िया ने हाथ, दूसरी चाबी तो किसी बलवान के हाथ में है। ये दूसरी चाबी वाला जिस तरह से सामान्य मनुष्य के पास से कुछ न कुछ ले लेता है और देता कुछ नहीं बदले में, टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में, तो ये जो वास्तव है सांप्रत समय का, उसे सितांशु भाई सुदामा का नाम लिए बिना इस नाटक में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो उन्होंने किया, इसमें मिथ है ही नहीं। भले ही सुदामा पीछे रहा हो, है क्या? मिथिकलिटी है ये, मिथ नहीं, मिथिकलिटी। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने अपने अश्वत्थामा नाटक में किया है, जो नाटक अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, रेडियो प्ले के स्वरूप में हमने सुना है और उनके साथ भी इसकी बातें हुई है। और अश्वत्थामा में वे वो अश्वत्थामा को लेकर बात नहीं करते हैं, वे बात करते हैं अश्वत्थामा हाथी को लेके। देख कहां पर उनकी नजर ठहरी है, उस हाथी का क्या हुआ होगा, वो तो गया ना बेचारा, कौन सा अश्वत्थामा मारा गया। तो हाथी के एंगल को लेकर, हाथी के दृष्टिकोण से वो नाटक को विकसित करते हैं। और महाभारत के
पात्रों का नाम तो कहीं आता ही नहीं है, पूरे नाटक में वो पात्र तो आते ही नहीं है, फिर भी अश्वत्थामा है वहां। तो यहां पर भी मिथ सीधी नहीं है, मिथिकलिटी है। तो ये जो प्रयोग है सितांशु भाई के, वो मंच पर किस तरह लाएंगे, ये तो दिग्दर्शक को बहुत दिक्कत में डाल देगा। अच्छे अच्छे दिग्दर्शकों ने उनके प्लेस किए। बंबई में तो महेंद्र मिल गए उन्हें, रूपांतर किया उन्होंने तोखार का, और परेश रावल और शफी इनामदार जैसे अभिनेता मिल गए। तो तोखार के रूपांतर में तो वो बहुत बहुत सफल हुए। ये तोखार की बात आई तो एक किस्सा मुझे याद आता है। अहमदाबाद की एक कॉलेज के विद्यार्थियों का नटमंडल उनके पास गया और सितांशु भाई को कहा कि हमें आपके तोखार नाटक की स्क्रिप्ट दीजिए और उसका 1 एक्ट में रूपांतर कर दीजिए। ये तो फुल लेंथ प्ले था। सितांशु भाई ने कहा कि मुझे 1 एक्ट में रूपांतर नहीं करना है, मुझे करना होता तो मैं ही 1 एक्ट लिखता। मैंने फुल लेंथ लिखा है तो ये फुल लेंथ ही रहेगा, मैं उसका 1 एक्ट नहीं कर सकता और मैं तुम्हें परमिशन भी नहीं दे सकता। लेकिन वे विद्यार्थी थे सब, हम तो, उन्होंने कहा हम तो सीखने वाले हैं, आपका प्ले हम मंच पर करना चाहते हैं, कृपया परमिशन दे दो तो अच्छा है, मैं आपको 1 एक्ट करके तो नहीं दे पाऊंगा। विद्यार्थी निकल पड़े, उठ गए वहां से, चलो भाई ये तो मानेगा नहीं लेखक। जाते जाते भी एक विद्यार्थी ने पूछा साहब से कि अच्छा एक काम हम करें, इसको हम थोड़ा छोटा कर दें, हमारी ओर से आपको कोई हर्ज नहीं है, आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम अपने हिसाब से 1 एक्ट में रूपांतरित करके ये नाटक प्रस्तुत करेंगे। और सितांशु भाई के अंदर रहा हुआ शिक्षक जाग गया। शिक्षक थे ना, और विद्यार्थी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा आप करेंगे तो आप कर लो, आपकी भी कला बाहर आएगी इस तरह से। तो परमिशन दे दी उन्होंने, और बाद में वो सब लड़कों ने अहमदाबाद में तोखार का प्रयोग किया था, कंपटीशन में वे फर्स्ट भी आए थे। लेकिन ऐसे प्रयोग सितांशु जी करते रहे हैं। प्रश्न ये है कि कौन सा रंगमंच सितांशु भाई के नाटकों के लिए प्रस्तुत बनेगा। प्रोसेनियम पे मैंने उनके प्लेस देखे हैं। कैम मकनजी, क्या चाल्या निमेश देसाई ने प्रस्तुत किया, अरविंद वैद ने किया, चारी जी ने किया, बड़ौदा के अच्छे डायरेक्टर हैं। फिर भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये प्ले को प्रेजेंट करने में, प्रस्तुत करने में प्रोसेनियम का जो थिएटर है वह ये स्क्रिप्ट को बांधता है, पूरी आजादी जैसे नहीं देता, कुछ ना कुछ छूट जाता है उसमें से। उसमें जो स्पेस है बिटवीन द लाइंस वो आ ही नहीं पाती। और एक्टर्स भी ये कैम मकनजी, क्या चाल्या को, कहाँ चले को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं, ये होता है, बड़े बड़े डायरेक्टर भी कभी कभी नाटक के समीप जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए। लेखक का जो कथयितव्य है, लेखक का जो नाट्य है, लेखक की जो मंच की संकल्पना है, वह चरितार्थ करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बेकेट के प्लेज में हुआ है, जैसे कि आयनेस्को के प्लेज में हुआ है। आयनेस्को का दी लेसन सितांशु भाई ने एडप्ट किया है मार्गदर्शन के नाम से, और क्या गुजराती भाषा का रूप उसमें उन्होंने खड़ा किया है। आयनेस्को को गुजराती में रूपांतरित करना और उसका गुजरातीकरण कर देना ऐसा, और गुजराती भाषा को इस तरह से मंच पर लाना, तो मंच की और प्रस्तुति की पूरी भाषा वे बदल देते हैं।
तो ये मार्गदर्शन नाटक अभी निमेश देसाई ने अहमदाबाद में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया था। उसने विश्वकोश के एक छोटे से मंच पर ये नाटक की प्रस्तुति हुई थी और मैं देखने गया था। तो बिना हंसे रह नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल्स देखेंगे तो ये नाटक भरपूर हास्य से भरपूर है। और सितांशु भाई ने गुजराती भाषा में जो अपनी परंपरा है हास्य की, प्रेमानंद से आई हुई, उपहास की, सैटायर की, मर्म की, नर्म की, वो पूरी इस नाटक में उपयोग में ले ली है। तो आयनेस्को को गुजराती में इस तरह से लाना और प्रस्तुतिक्षम बनाना, ये पड़कार भी बहुत बड़ा है। उन्होंने तोखार और ये मार्गदर्शन को लाकर बहुत बड़ा उपकार गुजराती भाषा पे किया है। ग्रहण नाटक लिखा उन्होंने जो आदिवासियों पर आधारित है। बड़ौदा में काम करते हैं तो पंचमहाल के आदिवासी तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में बहुत आते होंगे। उनको देख देख के भी उनके मन में बहुत प्रश्न खड़े हुए होंगे। वैसे सितांशु भाई में मुखर सामाजिकता तो कहीं पर भी नहीं है। ऐसे वो यहाँ पर आजकल जो इस्तेमाल होता है वोकल शब्द, वो तो सितांशु भाई में दिखेगा नहीं। हाँ, बुलंदी है आवाज में, विद्रोह का सूर है आवाज में, लेकिन वो मुखरता नहीं है, वोकल नहीं है। वो चीखेंगे भी तो उसकी चीख आसपास सुनाई नहीं देंगी, वो दमित चीज होगी। वैसे तो चीखेंगे कम, बूम ज्यादा लगाएंगे। और वो विद्रोह नाटक में भी हम देख पाते हैं। मकंजी में, ग्रहण में, मानव मद्रासी, आदमी मद्रासी दिखता है उसमें भी। तो ऐसे और नाटक का तो मंच है ही विद्रोह के लिए। ये ठीक से बराबर जानते हैं सितांशु जी। कम लिखे उन्होंने नाटक। अभी नरसिंह पर नाटक लिखा है, कवि नरसिंह पे उन्होंने नाटक लिखा है। एवा रे हमें एवा। शक्य है कि उन्होंने उत्कर्ष मजूमदार के लिए लिखा हो। एक नट कवि के पास कोई नाटक मांगे तो नाटककार के लिए एक पड़कार होता है कि चलो ये नट के लिए भी कोई एक नाटक लिख दे, और नट अच्छा गायक हो, पुराने नाट्य गीत या पुराने भजन अच्छी तरह से गा सकता हो, तो चलो उसके लिए भी कोई नाटक लिख दे। और अपने आप में तो एक विद्रोही पड़ा है, वो सदियों से जीन्स में आया हुआ एक विद्रोही कवि नरसिंह, गुजराती भाषा का कवि, पूरे समाज के सामने जो कह सका मैं तो ऐसा ही हूं, हो सके वो कर लो। यही मिजाज से सितांशु जी ने ये नरसिंह ऊपर भी एक नाटक का निर्माण किया। प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी होने जा रहा है। अश्वत्थामा भी अब प्रकाश्य है, प्रकाशित होने जा रहा है। कम लिखे नाटक। वैसे तो काव्य भी कहाँ बहुत लिखे हैं, अवकाश बहुत रखते हैं, अपने आप को रिपीट नहीं करना है, जैसे कमल भाई ने बताया। उनकी 2 कविताएं भी एक सी नहीं है, तो 2 नाटक तो कहाँ एक से होंगे। तो इस तरह से वो अपने आप को बदलते रहते हैं, हर वक्त नयापन। ये नयापन ही सर्जकता का प्रतिबिंब है। क्षणे क्षणेयन नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। संस्कृत में ऐसा कहा गया है, क्षणे क्षणेयन नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। जो हर क्षण नवीनता का अनुभव दे,
अनुभव थे, वही रमणीयता है, वही सौंदर्य है। और ये हमारे सौंदर्य लुब्ध कवि है, कला से बिल्कुल समाधान नहीं करते, और उसको कहना है, कुछ कहना है और कला से समाधान नहीं करना है। ये बहुत विरल चीज है और बहुत कम सर्जकों में ये होती है। हमारे यहाँ 2 सर्जकों में एक साथ हमें ये दिखाई देती थी गुजराती में, लाभशंकर ठाकर में और सितांशु यशस्चंद्र में। दुर्भाग्यवश ठाकर जी हमारे बीच नहीं रहे, वरना तो ये दोनों की समांतर प्रक्रिया देखने में हमें बहुत मजा आता। दोनों कवि थे, दोनों नाटक लिखते थे, दोनों की कविताएं विरल थी, दोनों के नाट्य भी विरल थे, दोनों की आवाज एक दूसरे से अलग थी, दोनों की अपनी ही आवाज थी जो किसी से मेल नहीं खाती थी। ऐसी मौलिक आवाज बहुत सालों के बाद सुनाई देती है, जैसे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है वाली बात है ना। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सितांशु जी ऐसे ही हमारे दीदावर हैं। आज उनके बारे में बात करने का मौका मिला। मुझे बहुत कम समय मिला है, आप जानते हैं अर्पण जी। आज के 1-2 घंटे ही मुझे मिले हैं। वैसे तो कल तो हमने रात तक बात की, मैं बोलूं कि ना बोलूं उसके बारे में, लेकिन इतने में भी मुझे स्मृति के आधार से जो बात करने का मौका मिला और सितांशु भाई को धन्यवाद देने का अवसर मिला, शुभेच्छा देने का अवसर मिला आपके माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों का भी धन्यवाद, धीरज से मुझे सुना इसलिए थैंक यू। धन्यवाद सतीश जी। और कम तैयारी में भी किस तरह से, कम तैयारी तो कहना गलत है, ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं और जितने संदर्भ दिए उनके नाटकों के और उनके मंचन को लेकर और उनकी अपनी शैली को लेकर, उनके प्रयोग को लेकर, उनकी अनावृत्ति को लेकर, तो इस पर कुछ कहने को बचता नहीं है। हाँ, आपके अंदर एक उद्वेलन अवश्य था कि मैं शामिल होऊं या न होऊं, और मैं उसका भी सम्मान करता हूं, उस संकल्प का भी सम्मान करता हूं जो आपने लिया था, और आपने जो तोड़ा है उसका भी सम्मान है। इस निर्माण का और विध्वंस का, दोनों का सम्मान है। तो बहुत ही विवेचना अच्छी रही, और आपके वक्तव्य में उनके प्रति जो अपनत्व है वह तो है ही। लगातार जो आप उनके नाटकों पर और उनकी कृतियों पर नजर रखते हैं वह तो हमें दिखा ही, साथ में एक सूक्ष्म तटस्थ भाव से विवेचन कर रही है उनकी चीजों का। तो यह जो अपनत्व भी है और एक दूर से बैठकर विवेचन करने का कौशल भी है, मुझे लगता है कि यह वक्तव्य इस मायने में आगे भी याद रखा जाएगा। थैंक यू। काफी समय हो गया है, लगभग 1 घंटा 50 मिनट होने को है। तमाम हमारे साथीगण जुड़े रहे, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। अधिकांश प्रतिक्रियाएं हमने स्क्रीन पर रखी हैं, कुछ पटल पर रखने से रह भी गई होंगी, उसके लिए खेद है। हमारे कई मित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। और आज जिस तरह की यह बेहतरीन चर्चा हो पाई है, अलग अलग पक्षों पर, कविता से लेकर नाटक तक, हम और इनके विभिन्न आयामों की ओर गए, इनके विभिन्न घटकों की ओर गए, और पूरे उस अलग अलग काल में जाकर एक रचनाकार के तेवर को, उसके बदलाव को, उसकी प्रवृत्ति को समझने की आप सभी लोगों ने कोशिश की। तो आप लोगों का धन्यवाद कि एक इतना बेहतरीन कार्यक्रम आप सभी लोगों के सौजन्य से संपन्न हो सका, और सभी मित्रों का भी धन्यवाद कि वे लगातार जुड़े रहे। कल हम फिर मिलते हैं एक दूसरे कार्यक्रम में, यह श्रृंखला अभी जारी है।
अगर आप लोगों की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को यही विराम दिया जाए। धन्यवाद अर्पण कुमार जी, धन्यवाद। शुक्रिया, शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी।